नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। इन दिनों उत्तराखंड पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले 4 साल के बाद मुख्यमंत्री का बदलना, उसके बाद नए मुख्यमंत्री की बयानबाजी, उसके बाद भू कानून को लेकर अभियान और अब एक बार फिर महज 115 दिन के बाद दोबारा मुख्यमंत्री का बदलना। पिछले दिनों भू कानून को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ देखने को मिला, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री के इस्तीफे ने इन सब मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए अलग ही मसला छेड़ दिया। 5 साल के कार्यकाल में भाजपा के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी को चुना गया। भू कानून को लेकर चारों तरफ से घिरी बीजेपी सरकार अब मुख्यमंत्री बदलने को लेकर मजाक का कारण बन रही है। ऐसे में नए मुख्यमंत्री के पास काफी चुनौतियां होंगी, जिनसे उनको आने वाले 6 महीनों में न केवल निपटना होगा और साथ ही सकारात्मक परिणाम भी देने होंगे, क्योंकि आगामी वर्ष में विधानसभा चुनाव है और अगर बीजेपी को सत्ता में वापस आना है तो ये सभी चुनौतियां पार करनी होगी। और जहां मुख्यमंत्री को अपने आप को सही चयन के रूप में साबित भी करना होगा, वहीं भू कानून जैसी मांगों पर भी सकारात्मक कदम उठाने होंगे। उत्तराखंड में पिछले दिनों भू कानून को लेकर माहौल गर्म है। उत्तराखंड के युवाओं ने औने पौने दाम पर बिक रही कृषि भूमि बचाने के लिए मजबूत भू कानून की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है। तमाम सोशल मीडिया मंच पर बीते दिनों भू कानून की मांग ट्रेंड कर रही है। इसकी आंच अब राज्यों में सक्रिय सियासी दलों तक भी पहुंचने लगी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले दिनों प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार प्रस्ताव बनाकर अनुच्छेद 371 में प्रावधान कराए कि राज्य में शिक्षा, रोजगार एवं भूमि पर केवल राज्य के लोगों का ही अधिकार हो। दूसरे राज्य के लोगों द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाए। दरअसल मांग कर रहे लोगों का मानना है कि खाली होते उत्तराखंड के गांव, कम होते रोजगार और पलायन के बाद यहां पर लगातार बाहरी लोगों का आगमन चरम पर है, जिसके कारण यहां बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी और बेची जा रही हैं। बाहर से लोग आते हैं और यहां जमीन खरीदकर फ्लैट्स, विला, रिजॉर्ट्स आदि बनाकर यहां की संस्कृति, खूबसूरती और सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, जो उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन, उत्तराखंडी समाज के विलुप्ति का कारण बन सकता है। धीरे धीरे ये पहाड़ी जीवन शैली पहाड़वाद को विलुप्ति की ओर धकेल रहा है। इसलिए उत्तराखंड में भी हिमाचल के जैसे भू कानून की मांग कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत की सरकार ने जो उत्तराखंड आज की डेट में उपनिवेश बन चुका है बाहरी तत्वों का, भू माफियाओं का, उन सब से बचाने के लिए यहाँ पर भी हिमाचल की तर्ज पर जो है भू कानून की मांग 20 साल पुरानी मांग है। और इस बार ये हमारे युवाओं का इसे साथ मिला है, हमारे गीतकारों का, संगीतकारों का इसे साथ मिला है और पूरे आम जन जन की जुबान पर आज भू कानून की मांग तेज हो रही है। इसके पीछे जरूर मेन कारण है वो यही है कि तमाम जगह गाँव को पलायन के लिए मजबूर कर दिया गया है और वहाँ पर बाहर से आए हुए पूंजीपति लोग औने पौने दाम पर ज़मीनों को खरीद रहे हैं। इससे हमारे सारे लोग पलायन के लिए बेबस हो गए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हीं जगहों पर अपने ऐशगाह बना लिया है, अय्यासी के अड्डे बना लिए और हमारे लोग आज दर बदर उन्हीं घरों में जो है बर्तन धोने के लिए मजबूर हैं। तो इस बात को, इस पलायन को रोकने के लिए आज एक सशक्त भू कानून की ज़रूरत है, ताकि तमाम कृषि विकास की, औद्योगिक विकास की तमाम योजनाएं जो हैं गांव में संचालित हो सकें। लेकिन जब तक भू कानून नहीं होगा तब तक ये सारी हमारी जो कृषि भूमि है बिखरी रहेगी और कोई भी विकास योजनाएं वहाँ पर नहीं होंगी। तो इसीलिए हमारी सबसे पहली मांग है कि एक भू कानून लागू हो, ताकि जो ज़मीन है वो ज़मीन तो बची रहे। जब ज़मीन होगी तभी तो सारे विकास कार्य होंगे, तभी तो लोग वहाँ पर टिके रहेंगे। जब लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाएगी तो भला यहाँ लोग भी कहाँ से रहेंगे। उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से हमेशा से इस राज्य में कमजोर भू कानून रहा है और उसमें भी लगातार तमाम संशोधन हर सरकार द्वारा हुए, जिसने इस कानून को और भी कमजोर बना दिया। और तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार द्वारा इस कानून में तो इतने संशोधन हो गए थे कि इसने भारी माफियाओं के लिए उत्तराखंड में लूट के रास्ते खोल दिए। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा सशक्त और मजबूत भू कानून आए जो न केवल भारी माफियाओं से उत्तराखंड की जमीनों को बचाए, बल्कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को और कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को और जो भूमिहीन लोगों को, उनको उत्तराखंड की जमीनों में उनका अधिकार दिया जाए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा मजबूत भू कानून आए जो उत्तराखंड के जो निवासी हैं उनको जल जंगल जमीन में उनके अधिकार पुनः स्थापित करे, ताकि उत्तराखंड की संस्कृति और सामाजिक सहभागिता अक्षुण्ण रहे। देखिए, भू कानून के अपने आप में बहुत सारे महत्व हैं, लेकिन उत्तराखंड एक हिमालयी क्षेत्र है। हिमालय का जो ये पूरा इलाका है,
तो यहाँ पर्यावरण की दृष्टि से भी भू कानून की अहमियत बढ़ जाती है, इसका महत्व बढ़ जाता है। आज भी जो हिमालय क्षेत्र है वो लगातार गतिमान है, इसमें हर समय छोटे बड़े भूकंप आना, आपदाएं आना कोई आम सी बात है। लेकिन आज उत्तराखंड में लगातार जो बड़े निर्माण हो रहे हैं, जमीनों का जो शहरीकरण हो रहा है, उससे यहाँ पर्यावरण के तौर पर भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। तो इसीलिए कि जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों की जो ये भू कानून की मांग है, इस मांग का जो महत्व है, ये महत्व अभी तब बढ़ जाता है, क्योंकि जो लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो हमारी कृषि भूमि है उसको बचाया जा सके, जो हमारे जल जंगल जमीन है उसको बचाया जा सके, और जो उपयोगिता जो हमारे लोग जो पुराने समय में करते थे, जिस तरीके से पहाड़ों का जो भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक पर्यावरण के अनुकूल तरीके में ही उस समय रखा जाता था। पर आज के समय में पर्यावरण से की दृष्टि से बहुत हमले इस क्षेत्र पे हो रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी भू कानून का होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही जो हमारी सांस्कृतिक जो विरासतें हैं, चाहे गढ़वाल की हो, कुमाऊं की हो, जौनसार की हो, तो हर जगह पर यहाँ एक संस्कृति बसती है, तो उस संस्कृति पर आघात आज हो रहा है। जो लोग दिक्कत किसी बाहर के व्यक्ति के यहाँ आने से नहीं है, दिक्कत ये है कि जब हमारे जो मान्यताएं हैं, सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं पर अगर कोई कुठारघात करता है या उन सभ्यताओं पर कोई हमला हमें लगता है कि वो हो रहा है, तो इसके लिए आज पहाड़ का समाज बड़ा चिंतित सा अपने आप को महसूस करता है। और हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं कि एक भू कानून को लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि भारी लोगों को यहाँ से भगाना है या उनकी संपत्ति पे कब्जा करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की बस एक अवधारणा है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है वो यहाँ का मूल निवासी बनकर रहे, और जो व्यक्ति बाहर से यहाँ पर आना चाहता है उसको भी एक निश्चित जो भूमि है उतनी ही भूमि खरीदने की स्वीकार्यता दी जाए, ताकि जो यहाँ की जो भूमि है उसको भी संरक्षित रखा जा सके, और जो जनसंख्या दबाव है वो भी यहाँ पर भारी व्यक्तियों का वो अधिक ना बढ़े, और पहाड़ की संस्कृति और जो यहाँ की जो निरलता है, जो हिमालय की उपयोगिता है, वो उपयोगिता बनी रह सके। तो आखिर क्या है भू कानून, ये भी जान लेते हैं। भू कानून का सीधा सीधा मतलब भूमि के अधिकार से है, यानी आपकी भूमि पर केवल आपका ही अधिकार है, ना कि किसी और का। ऐसा ही नहीं कि उत्तराखंड में भू कानून को लेकर पहली बार ये मामला सामने आया हो। जब उत्तराखंड बना था तो उसके बाद साल 2002 तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। वर्ष 2007 में बतौर मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी। इसके बाद 6 अक्टूबर 2018 को भाजपा के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एक नया अध्यादेश लाए, जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन का विधेयक था। इसे विधानसभा में पारित किया गया। इसमें धारा 143 का धारा 154 खा जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता था। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में भी भूमि की हदबंदी यानी सीलिंग खत्म कर दी गई। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकने का प्रावधान था। अब इस प्रकरण में हिमाचल के भू कानून का नाम सामने आ रहा है, तो ये भी जान लेते हैं कि हिमाचल में क्या भू कानून है। साल 1972 में हिमाचल में एक सख्त कानून बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे। दरअसल हिमाचल उस वक्त इतना संपन्न नहीं था, उन्हें डर था कि कहीं हिमाचल के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन ना बेच दें। जाहिर सी बात थी कि वो भूमिहीन हो जाते। भूमिहीन होने का अर्थ है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को भी खोने का खतरा। दरअसल हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ये कानून लेकर आए थे, जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972, जिसमें यह प्रावधान के तहत एक्ट के 11वें अध्याय कंट्रोल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती थी। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। हालांकि कमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन को किराए पर ले सकते हैं, और अभी तक ये कानून चल रहा है। इसके बाद 2007 में धूमिल सरकार ने धारा 118 में थोड़ा संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है। इस फैसले का भी बहुत विरोध हुआ, जिसके बाद अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। अब उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लागू करने की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग जोर पकड़ रही है और इस मुहिम में सियासी नेता भी अब उतर गए हैं। जहां यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल इस मामले पर लगातार सरकार को घेर कर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं कांग्रेस भी भू कानून के समर्थन में दिख रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले पर साफ कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड में भू कानून में सुधार के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उन्हें पूरा समय नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार के लिए जमीनों का बंदोबस्त पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भी युवाओं को समर्थन देते हुए कहा कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में इस समय भू कानून की आवश्यकता को लेकर एक बहस चल रही है और मेरे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि इस बहस में उत्तराखंड के नौजवान हिस्सेदारी कर रहे हैं। हमारी सरकार ने 2016 में उत्तराखंड को एक नया भू कानून पर्वतीय क्षेत्रों की खेती की चकबंदी का बना करके दिया। एक कमेटी हमने बनाई थी जिसके अध्यक्ष आज भाजपा के सांसद हैं। हमने नियम उपनियम सब बना दिए थे, क्रियान्वित करने तक चुनाव आ गए। इधर मैं पर्वतीय क्षेत्रों की चकबंदी के कानून को लेकर वो सुन नहीं रहा था। अब आवाज उठी है तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमने भू सुधार को एक प्रमुखता दी। उत्तराखंड के अंदर बड़े पैमाने पर जमीनों पर लोगों के कब्जे थे। कई लोग तो पीढ़ियों से कब्जेदार थे मगर उनको मालिकाना हक नहीं था। हमने मालिकाना हक देने का फैसला किया। उसके ज़्यादातर लाभार्थी गरीब, दलित, शिल्पकार थे। मेरे दिल में इच्छा थी कि हम जमीन का नया बंदोबस्त भी करवाएं। पहले विकट का बंदोबस्त हुआ था अंग्रेजों के समय में और उसके बाद स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में भी पर्वतीय अंचलों में एक बंदोबस्त हुआ था और जो वर्षों हो गया। नया बंदोबस्त समय की आवश्यकता था, लेकिन उसके लिए एक सरकार के पास कम से कम 5 साल का समय होना चाहिए था। हमने कैडर तैयार कर दिया जो इस तरीके का भू बंदोबस्त कर सके, लेकिन हम भू बंदोबस्त को लागू नहीं करवा पाए। और मैं समझता हूँ आने वाली सरकार का ये सबसे प्रमुख एजेंडा होना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि इस बहस में युवा आ रहे हैं, इसीलिए कुछ लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि मैं एक वीडियो बना करके जारी करूं, तो मैं आज उन्हीं के आग्रह पर अपने ये विचार आप सब तक एक बहस को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचा रहा हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अब भू कानून की मांग पर पहली दफा सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि चुनाव आने पर इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, ये भी एक चुनावी मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के वक्त से भू कानून को लेकर मांग उठी थी। बतौर मुख्यमंत्री रहते भुवन चंद खंडूड़ी ने इसे सख्त बनाया था। अभी भी उत्तराखंड में जमीन खरीदना और बेचना इतना आसान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और है। आज भी उत्तराखंड में जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। ये भी कहा कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। उत्तराखंड में आज भी भू कानून एग्जिस्ट करता है। नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के समय में इस राज्य में भू कानून बना था, जिसको खंडूड़ी जी की सरकार में उसमें और रिफॉर्म्स किए गए। तो भू कानून में बाहर के राज्यों के लोगों को उत्तराखंड राज्य में जमीन लेने के लिए बिना अनुमति को खरीद नहीं सकता है, तो देयर इज अ प्रोविजन। उत्तराखंड में हिमाचल की तरह एक सख्त भू कानून होने की मांग पिछले कई सालों से चल रही है। बताते हैं कि ये लड़ाई उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, रोटी बेटी और हक हकूक की लड़ाई है। वैसे तो भू कानून की मांग उत्तराखंड में समय समय पर राजनीतिक और सामाजिक लोगों द्वारा उठाई जाती रही है। अब इस मुहिम में युवाओं का जुड़ना कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कान खड़े करने वाली बात है। ऊपर से ये साल चुनावी साल भी है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव में भी भू कानून की मांग जोर पकड़ सकती है। अब वैसे तो हमारे देश का युवा वर्ग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहता है और आए दिन इस तरह के कई अभियान चलते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। फिर चाहे वो किसी को जस्टिस दिलाने का मामला हो या फिर बायकॉट करने का।
फिलहाल देखना यह होगा कि उत्तराखंड के युवा इस अभियान को कहां तक ले जाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे का उठना यह साफ जाहिर करता है कि यह मामला अब लंबा चलने वाला है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।